हेलो एवरीवन, स्टडी आंसर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एग्ज़ाम से पहले हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कुछ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम लोग की जो प्रिपरेशन होती है वो हम सही से समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे हमारी कमियां रह गई हैं, कौन सी सेक्शन को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन से सेक्शन को हमें ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए। तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम्स में मेन एग्ज़ाम से पहले आपको कई सारे मॉक टेस्ट करते रहना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं खुद मॉक टेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे आप लोगों के सामने, और आप लोगों को मैं आंसर बताता रहूँगा। इस पूरे मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को अपने जो प्रिपरेशन है उसमें कहाँ पे गैप्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उसको फिल करना है। यहाँ पे आपको कोई स्कोर चेक नहीं करना है, हालांकि आप अपने क्वेश्चंस लगाते रहिए और बाद में आंसर्स चेक करते रहिए। और कहीं भी कोई क्वेश्चंस में अगर कोई ट्रिक होगी या कोई चीज़ उसमें मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। दृष्टि की एक टेस्ट मॉक टेस्ट है, ठीक है, और इसी को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और इसमें 150 क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें देखिए दोनों पार्ट हैं, आपका हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो जो भी जिसका सेक्शन होगा वो उसमें देख सकता है। ठीक है, अपने अपने माध्यम से। और अपना कोई जो भी आप एग्ज़ाम मतलब अभी आप जो कर रहे हैं उसको पॉज करके आप पहले पेपर को सॉल्व करिएगा, अपने आंसर लिखिएगा और बाद में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो इंडेक्स से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करिए। इंडेक्स से आपको रैंक पूछी जाती है, इंडिया की रैंक पूछी जाएगी, और जो टॉप आया है फर्स्ट रैंक आई है उसकी रैंक पूछी जाती है। और कभी कभी अगर कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है तो उसके इंडिकेटर्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, 80th रैंक आई थी 2024 के जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। देन नेक्स्ट है कि SMLAE टेम्पल प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट ने इस टेम्पल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन लगाया करिए तो मेन चीज़ आप अंडरलाइन करते जाया करिए, ताकि आपका जो फोकस है वो बना रहे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी पे आप फोकस करें। ठीक है, तो अंडरलाइन करते रहा करिए ताकि आप पूरी तरह से इमर्स्ड रहें एग्ज़ाम में जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेट पूछ रहा है तो इसको आप अटेम्प्ट करिए। इसका जो सही आंसर है वो होगा ओडिशा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। अगर ये देखिए करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। अगर ये फैक्चुअल बेसिस होते हैं तो अगर ये आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें तुक्के नहीं लगा सकते। ठीक है, तुक्के लगाएंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप उसको गलत करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सविता कंसवाल। ठीक है, इनको मिला था तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तो इसको भी आप पुरस्कारों में भी आप देखते रहा करिए। ठीक है, द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो आपको ये पता करना है। तो ये जो हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये आता है तो आता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा आप ये देखिएगा कि जो आपका टाइम पीरियड है, जो आप एक टाइमर लगा लीजिएगा साथ में कि आप कितने देर में ये क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हैं। ट्राई करिएगा कि अगर 2 घंटे का पेपर हो रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर को 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 40 मिनट में ही अटेम्प्ट कर ले जाएं। और अगर आप पेपर को कर रहे हैं तो पेपर को करने के आप 3 राउंड लगाया करिए कि मैं 3 राउंड में पेपर करूँगा। पहले राउंड में मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो मुझे 100% आता है, और जो मुझे नहीं आता है उसको मैं इस तरह से गोला करता चला जाऊंगा। ठीक है, गोला करता चला जाऊंगा, और उसमें भी अगर उस क्वेश्चन में भी अगर मुझे 1-2 ऑप्शंस पढ़ना है आपको, और अगर आप 1-2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए तो बहुत अच्छा है। तब आपके पास ज़्यादा चांस हो जाएगा कि अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अब मैं सेकेंड रीडिंग जब करने आऊँगा तो मैं इसी गोले वाले क्वेश्चन में ये जो 2 ऑप्शन है बस इसी पे ही फोकस करूँगा और अपना आंसर कोई ना कोई एक मार्क कर दूंगा। अगर आप 2 क्वेश्चन काट चुके हैं, 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर चुके हैं, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 50-50 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए 10-20 क्वेश्चन, मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकते हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो अगर आप इसको मार्किंग वाइज देखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे और नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे लेकिन वो कम रहेंगे, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 50-50 की प्रोबेबिलिटी मानी जाती है कि अगर आप 20 क्वेश्चन करते हैं, 2-2 की प्रोबेबिलिटी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 सवाल
गलत या सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ एजुकेटेड गेस भी लगाना है और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर ट्राई करने हैं, ठीक है। और जो थर्ड जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जब आपके पास बिल्कुल भी मतलब उसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा और आपको करने होंगे कुछ क्वेश्चन, तब आप थर्ड अटैम्प्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट केस सिनारियो होगा। इसमें आपके 3 ऑप्शंस में भी होंगे, ठीक है, या 4 भी होंगे और आपको तुक्का ही लगाना है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने क्वेश्चन कम करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है। पेपर को बहुत ही कामली सॉल्व किया करिए। जब भी आप देखिए पहला जो क्वेश्चन आप पहला जो अटेम्प्ट करेंगे उसमें आप कम से कम 1 घंटा 20 मिनट तक आपको ये लग जाएगा। 1 घंटा 20 से 30 मिनट आप ट्राई करिए कि आपका 1 घंटा 20 से 30 मिनट में ये हो जाए। नेक्स्ट जो सेकेंड राउंड आप करेंगे इसको आप ले सकते हैं करीब 20 मिनट और ले सकते हैं और बचे 10-20 मिनट और में तो आपको थर्ड अटेम्प्ट में करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप करिएगा ताकि आपका जो पूरा पेपर है वो 2 घंटे के भीतर भीतर हो सके, ठीक है। तो इस तरह से आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। पेपर को पढ़ना, पेपर को रीड करना, क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को रीड करके समझना कि क्या लिखा हुआ है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। अगर वन लाइनर टाइप का होता है तो अगर फैक्चुअल बेस्ड होता है तो आपको आता है तो आप 30 सेकेंड्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको स्टेटमेंट और रीज़न वाइज क्वेश्चन हो जाएगा या फिर कहीं कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट होगा वो आपको डिसाइफर करना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस इसीलिए आपको बना के रखना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र यानी सी ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका द युवा निधि स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिए। युवा निधि स्कीम, ठीक है। तो ये जो युवा निधि योजना शुरू हुई थी वो कर्नाटका के द्वारा शुरू हुई है, कर्नाटका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। ये एक इनिशिएटिव है किसका, ठीक है, ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट ये किसका इनिशिएटिव है, येस बैंक, आईडीबीआई, एसबीआई या एक्सिस बैंक, ठीक है। इसको आप ट्राई करिए। ओके, सो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसबीआई का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज अयोध्या इज़ अ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 1-2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज हुई थी बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये थाईलैंड के साथ इंडिया की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है 2023 का। सो इसका जो सही आंसर है वो है फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। नेक्स्ट है आपका इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के द्वारा कौन सा कंट्री किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसको आप अटेम्प्ट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काबो वर्दे, वाबो वर्दे, सॉरी केप वर्दे, सॉरी केप वर्दे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, केप वर्डे। नेक्स्ट जगह उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड 17th फाउंडेशन डे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का GUP-GK का क्वेश्चन है। 75th फाउंडेशन डे किस दिन मनाया गया, तो आपको बताना है किस दिन उत्तर प्रदेश की गठन हुआ था, ठीक है। तो ये इजी होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 24 जनवरी 2024। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का जो फाउंडेशन डे वो मनाया जाता है। Recently, the Samvid Gurukulam Girls Sainik School has been inaugurated in which of the following district of उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा, ठीक है। मथुरा में ये हुआ था संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अगर आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में हमारे जाइए करंट अफेयर्स में, वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से हमने मैप में समझाया है। उसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो न्यूज़ होगी वो आप उसमें आराम से पकड़ लेंगे और आपको याद करने में भी बहुत आसान होगा। इट्स 1 घंटे का वो वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसमें आपको सारी चीज़ें समराइज्ड मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पराक्रम दिवस इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ठीक है। तो ये आप बताइए पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं के स्मार्ट ऐप के बारे में। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ठीक है? कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है? के स्मार्ट। तो के स्मार्ट जो है ये केरला ने लॉन्च किया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो है केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये आपको अगर आइडिया होगा तो आप कर लिए होंगे, ठीक है? तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन अब मिलती जा रही है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? ये सब आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट आता है आपका विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड हिंदी डे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो हिंदी दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 10th जनवरी। द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इज़ इन फिजी, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, समझिए। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ए। देखिए, वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है वो 10th जनवरी को ही मनाया जाता है। और विश्व जो हिंदी सचिवालय है, मतलब जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है, ये फिजी में नहीं है, ये है आपका मॉरिशियस में, ठीक है? मॉरिशियस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मॉरिशियस में इसका है, पोर्ट लुई करके जगह है, वहाँ पे है पोर्ट लुइस, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये बताइए कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये तो वर्ल्ड हिंदी डे हो गया 10 जनवरी। नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है? तो अगर आपको ये मालूम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट से ढूंढ करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना ज़रूर है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आप लोग आते हैं ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत किससे रिलेटेड है, ठीक है? ऑपरेशन अमृत इज रिलेटेड टू विच? ठीक है, तो ये जो है ये है आपका एंटीबायोटिक ओवर यूज़ को कर्व करने के लिए, बचाने के लिए, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए इस ऑपरेशन अमृत का ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी, ठीक है? तो ये वुमेन से रिलेटेड मैं आपको अपने करंट अफेयर के भी सेक्शंस में बताता आया हूँ कि वुमेन से रिलेटेड कोई भी पोस्ट होती है, चाहे और स्पेशली अगर वो आर्मी से रिलेटेड पोस्ट होती है या एयरफोर्स से या नेवी से, तो उसमें वुमेंस की कोई भी पोस्ट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजाक, ठीक है? प्रीति रजक, ठीक है? तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण अवार्ड 2024, ठीक है? 24 का पूछा जा रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है और ये पद्म विभूषण के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? पद्म विभूषण। तो इसको ज़रा अटेम्प्ट करिए। तो देखिए, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों के चारों इसमें सही हैं। एक आपके वैजयंती माला थे, एक आपके कोनिडेला चिरंजीवी बिंदेश्वर पाठक को भी मिला है और पद्मा सुब्रमण्यम को भी मिला है, और एक पांचवा है, एक और भी मिला है, उनका नाम है श्री M.K. वेंकैया नायडू, ठीक है? वेंकैया नायडू, इनको भी मिला है। तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर। ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? ये है आपका खंजर जो एक्सरसाइज है, ये है आपका, बताइए, ये होगा आपका किर्गिस्तान के साथ, ठीक है? किर्गिस्तान के साथ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कच्ची खरेक हैज़ गॉट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो आपको बताना है ये कच्ची खरेक एक भौगोलिक सांकेतिक टैग किस स्टेट का है, ठीक है? तो ये GI से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। हमने भी अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में काफ़ी बार ये कराया हुआ है। ओके, सो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है? तो ये कच्ची खरेक जो है ये क्या होता है? ये होता है आपका खजूर, ठीक है? तो ये खजूर की प्रजाति होती है कच्ची खरेक, और ये गुजरात में पाया जाता है, कच्छ रीजन में, ठीक है? कच्छ रीजन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल यूथ डे। तो ये आपके लिए आसान होना चाहिए, नेशनल यूथ डे। तो इसके बारे में आपको पता होगा
तो ये होता है आपका 12 जनवरी को, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे होता है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है जनवरी 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, इस बार ये क्वेश्चन आना ही पक्का ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद पनागारिया, ठीक है, अरविंद पनागारिया। विच आर द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ लॉन्च द 100 days 100 pays कैंपिंग, 100 days 100 pays कैंपिंग, ठीक है। तो ये आपको बताना है 100 days 100 पे कैंपिंग किसका है, ठीक है। तो ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया है। इन जनवरी 2024 फेलिक्स त्रिशेकेडी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। तो ये फेलिक्स त्रिशेकेडी जी का आपको बताना है कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे जनवरी 2024 में, ठीक है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इसके यहाँ पे बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज हिट बाय अर्थक्वेक ऑन जनवरी 1 2024, 2024 को 1 जनवरी को ही किस कंट्री में अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो ये है आपका जिसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो जापान में 1 जनवरी को ही आया था। नेक्स्ट आते हैं अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन MS स्वामीनाथन अवार्ड इन एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी में किसको मिला था MS स्वामीनाथन अवार्ड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BR कंबोज, ठीक है, BR कंबोज। विच कंट्री डेजिग्नेटेड द स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम किस क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये जो प्रेरणा लर्निंग ऐप है, प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम जो है ये आपका क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, प्रेरणा। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी पढ़ के जाना है, उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम। स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम का पर्पस पूछा जा रहा है, ठीक है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ाना, ठीक है। तो इनहैंस आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये स्मार्ट प्रोग्राम आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द प्रपोज्ड कैपेसिटी ऑफ द फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन बखीरा बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो बखीरा बर्ड सेंचुरी में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, और ये सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा, ठीक है। तो जैसा आपको आइडिया होगा कि जो बखीरा सोलर प्लांट है, बखीरा बर्ड सेंचुरी है, ये है आपका यूपी में, ठीक है, यूपी में है, और ये 50 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। द टर्म सप्त सिंधु वॉज फर्स्ट मैंशनड इन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब आई थिंक ये आपका हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिले हैं, जो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। सप्त सिंधु वॉज मैंशनड इन, तो ये आपको बताना है। सप्त सिंधु मतलब आपको पता होगा कि सप्त सिंधु जो होता है वो 7 नदियों की भूमि, ठीक है, 7 नदियों की भूमि। और इसका जो पहली बार उल्लेख मिला था वो आपका आया था ऋग्वेदा में, ठीक है, ऋग्वेद में इसका आया था 7 नदियों की भूमि, ठीक है। विथ रेफरेंस टू जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है जैनिज्म के बारे में, ठीक है, जैन धर्म के बारे में। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन धर्म और बुद्धिज़्म, इन दोनों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा,
ठीक है। तो लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि आपको ऐसी कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो हम लोग आते हैं, इसमें देख सकते हैं आप ये जो बोथ 1 and 2, इसका सही आंसर है जैनिज़्म डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड श्वेतांबर्स और दिगंबर्स उनके 2 सेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुआ करते थे, ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग वेन्यूज ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको बताना है, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए। देखिए जो पहला वाला हुआ था वो हुआ था आपका जो पहला वाला हुआ था वो आपका राजगिरी में हुआ था, और वो हुआ था 483 BC में, ठीक है। 483 BC में। और इसके जो मतलब किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था, तो उस वक्त राजा कौन था, तो ये आपको बताना है। तो उस वक्त जो राजा थे वो थे राजा अजात शत्रु, ठीक है। और उस वक्त जो भिक्षु थे जिनकी अध्यक्षता में ये हुआ था वो थे महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप थे। नेक्स्ट जो आपका सेकंड वाला हुआ था वो है वो 1383 BC में हुआ था, 383 BC में, ठीक है, 383 BC में हुआ था। और ये हुआ था आपका वैशाली में, ठीक है, वैशाली में हुआ था। और इसके बाद जो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपका काला अशोक उस वक्त राजा थे, और सभा कमी उस वक्त उनकी अध्यक्षता में हुआ था। वो उस वक्त वहाँ के बुद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तीसरा जो है वो 250 BC में हुआ था, 250 BC में। और ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है। इस वक्त राजा थे अशोक, ठीक है। इस वक्त जो राजा थे वो थे वो थे राजा थे अशोक। और जो किनकी अध्यक्षता में हुआ था, जो भिक्षु थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्य, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य। और जो चौथी वाली हुई है वो हुई थी आपकी कश्मीर में, और वो हुई थी आपकी 72 BC में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, उस वक्त राजा थे राजा कनिष्क। और उस वक्त जो अध्यक्ष भिक्षु थे वो थे वासुमित्र, ठीक है। और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1324, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए और इसके सारी चीज़ें आपको समझनी है, पढ़नी है, और आपने नहीं पढ़ा है, आपका ये टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम इसके ऊपर एक जो वीडियो बना देंगे और आपको आराम से हम सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वॉज। आपको सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, सतवाहन वंश के ये थे आपके सिमुख, ठीक है, सिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विथ रेफरेंस टू द गांधार आर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये गांधार आर्ट के बारे में पूछ रहा है, गांधार कला के बारे में ये पूछा जा रहा है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीको रोमन एलिमेंट्स। तो क्या ये ऑप्शन सही है। सेकेंड है द मेन थीम ऑफ द गांधार आर्ट वॉज महायानिज्म, ठीक है। तो महायान जो है, अगर आपने बुद्धिज़्म पढ़ा होगा तो महायान जो है वो भी एक संप्रदाय था, वो भी एक सेक्ट था बुद्धिज़्म का, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए जो गांधार आर्ट आया था उसमें ग्रीको रोमन एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो ग्रीक रोमन तत्व थे उसमें, ठीक है। तो ये सही है। और जो उसमें महायान यानी बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड था, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो बोथ 1 and 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांधार आर्ट के बारे में, मथुरा आर्ट के बारे में और तक्षशिला आर्ट के बारे में, इन तीनों आर्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम में कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उनकी बुक के बारे में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रैवलर्स के बारे में, उनके बुक के बारे में आता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यून त्सुंग, ठीक है। तो ये एक चाइनीज़ थे, मतलब चाइनीज़ ट्रैवलर थे, और वो इंडिया आए थे, और वो उन्होंने हर्षवर्धन के टाइम में ही ट्रैवल किया था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है आपका हु अमंग द फॉलोइंग पलावा रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। तो आपको पलावा रूलर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये समुद्रगुप्त ने किस पलावा रूलर को हराया था। ठीक है, तो आपको ये ट्राई करना है। उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विष्णु गोपा। ठीक है, तो विष्णु गोपा जो थे रूलर, वो आपके समुद्रगुप्त ने उनको उस वक्त हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोरोबुदुर टेम्पल वॉज बिल्ट बाई। ठीक है, तो बोरोबुदुर टेम्पल पूछा जा रहा है किसने बनवाया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शालंद्र रूलर्स। ठीक है, शालंद्र रूलर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जी ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैलोलिथिक साइट दिया हुआ है इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि नॉट यहाँ पे लिखा है, आप इसको मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे हमें नॉट करेक्टली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप तुरंत मार्क कर लीजिएगा ताकि आपके यहीं पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाए। कई लोगों के स्टूडेंट्स के आपके क्वेश्चन गलत रीड करने पे ही आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और मार्क कर लेना है जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे नॉट लिखा है, मुझे नॉट ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि भीमबेटका सेंट्रल इंडिया, आदमगढ़, नर्मदा, पोतवार प्लेटू सदर्न इंडिया, सोन वैली नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, सोन घाटी, पोतवार, आदमगढ़ पहाड़ियाँ, भीमबेटका। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। देखिए इसमें जो उसका सही आंसर है वो हो जाएगा पोटवार प्लेटू। ठीक है, तो जो पोटवार प्लेटू है वो नॉर्थ वेस्टर्न भारत में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ना कि साउथ इंडिया में। ठीक है, तो साउथ इंडिया इसका सही, दक्षिणी भारत इसका गलत हो जाएगा आंसर। उत्तर पश्चिम भारत में आपका पोटवार वैली मिलता है। ठीक है, पोटवार पठार और सोन वैली आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही मिलता है, ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों आपका नॉर्थ वेस्ट में ही मिलते हैं। बाकी आदमगढ़ हिल्स जो होते हैं ये आपका नर्मदा वैली में सही आंसर है, और भीमबेटका आपका सेंट्रल इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो भीमबेटका है वो आपका सेंट्रल इंडिया में कौन सी स्टेट में है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विथ रेफरेंस टू द राष्ट्रकूटाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो राष्ट्रकूटाज के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय दांती दुर्ग। ठीक है, दांती दुर्ग ने इसे फाउंड आउट किया था। अल मसूदी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा रूल। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। उसको में देखिए दोनों आंसर इसमें सही है। राष्ट्रकूटा किंगडम दांती दुर्ग ने ही फाइंड आउट किया था, और अल मसूदी ये एक ट्रैवलर थे, ये आए थे राष्ट्रकूटा रूलर्स के टाइम में ही। ठीक है, तो आपका आपने कहीं नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रज़िया बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन। तो आपको ये बताना है रज़िया, यह आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 1236 एडी में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके आए थे ये आपके आए थे ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आए थे आपके 1206 से लेकर के 1210 में। तो 1210 में ऐबक जब आप वो चौगन खेल रहे थे, पोलो, तो खेलते समय वो घोड़े से गिर गए थे और उनकी चोट करके उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आए थे आपके इल्तुतमिश। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1210 से लेकर के 1236। ठीक है, इसके बाद ही आपका रज़िया सुल्तान बनी थी। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होगा क्योंकि काफ़ी बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली सल्तनत और रिलेटेड वर्क। तो आपको ये बताना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करिए। तो इसमें जो सही आंसर है देखिए, अश्वतार जो होता है वो कैवलरी मैन होता है, मतलब घुड़सवार होता है। खूद जो होते हैं वो होते हैं व्यापारी, ये भी सही आंसर है। सहाना जो होते हैं ये आपका, एक सेकेंड ना,
ओके, सो इसमें जो खूद्स होते हैं ये ऑप्शन आपका गलत है। खूद जो होते हैं ट्रेडर्स नहीं होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, ये बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर नहीं होते। और जो साना आते हैं वो मार्केट कंट्रोल करते हैं, आमिल जो होते हैं वो लैंड रेवेन्यू करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, बस ये खूत वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो ये जो होते हैं खूत्स, ये व्यापारी, अच्छा व्यापारी, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, एक सेकेंड। सो आई थिंक इसमें जो ट्रेडर है यही बिजनेसमैन ही कहलाएंगे। तो आई थिंक ये सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसमें आपके क्योंकि खूद जो होते हैं वो ट्रेडर ही होते हैं, तो आई थिंक इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको याद कर लीजिए कि ये जो जितने भी दिल्ली सल्तनत के ऑफिशियल्स थे वो किस चीज़ में काम करते थे, ठीक है। आमिल जो थे वो लैंड रेवेन्यू थे, सहाना जो थे वो मार्केट कंट्रोल्स में थे, खूज जो थे वो ट्रेडर्स या बिजनेसमैन कह सकते हैं, अश्वतार जो होते हैं वो कैवलरी मैन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तुज़के बाबरी। तुज़के बाबरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तुज़के बाबरी किस में लिखी गई थी इनिशियली। तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्किश, ठीक है, तुर्की में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म गाजे सिकंदरी डिनोट्स। तो गाजे सिकंदरी के बारे में पूछ रहा है, किसको डिनोट करता है। तो ये गजे सिकंदरी जो होता है वो गज यानी लैंड मेजरमेंट स्केल होता है। गज से आप इसको समझ सकते हैं, 1 गज 2 गज, तो ये लैंड मेजरमेंट सिस्टम होता है, स्केल होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ये जो नया भूमि मापन का जो सिस्टम आया था लैंड मेजरमेंट का, ये आया था आपका, किसने दिया था, ये दिया था आपका सिकंदर लोधी ने, ठीक है, सिकंदर लोधी ने। With reference to the next question, with reference to the early policies of the East India Company, which of the following statement is are correct? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है बक्सर के युद्ध में के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स की नियुक्ति की, ठीक है। द कंपनी रेगुलरली लॉन्च डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स ऑन अननोन टेरिटरीज। तो कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। तो आपको इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। सही है, इसमें करेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 इसमें सही आंसर है। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते थे। तो उस वक्त ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी ने शासन की ही कभी अज्ञात क्षेत्र पर सीधा सैन्य आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला वाला कथन है वो सही है, और जो इसमें दूसरा वाला जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महलवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम, ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1822 में, ठीक है। 1822 में महलवाड़ी सिस्टम आया था, और ये स्टार्ट करने वाले कौन थे, होल्ट मैकिंजी, ठीक है, होल्ट मैकिंजी। नेक्स्ट है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये सब आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको आपको तुरंत ही कर लेना है, ठीक है, तुरंत ही कर लेना है। तो इसको पहला जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन जो है EV रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी परमानेंटली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका एट द एज ऑफ, ठीक है। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे, किस एज में। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 46। तो 46 ईयर्स होने के बाद वो उन्होंने बाकी की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो लड़ना स्टार्ट किया था इंडिया में। कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक इज डिटरमाइंड बाई, अब हम लोग इकोनॉमिक क्वेश्चन में तरफ आ गए हैं। तो इसमें बताना है कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है CRR इज ऑफ अ बैंक इज़ डिटरमाइंड बाई, कौन डिटरमाइन करता है, ये बैंक खुद करते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग पिछले भी क्लास में CRR के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं।
तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ही डिसाइड करता है कि बैंक्स को कितना कैश रिजर्व रेशियो रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विथ रेफरेंस टू द मनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। अ राइज इन इनकम विल लीड टू अ राइज इन डिमांड फॉर मनी, एट हायर इंटरेस्ट रेट मनी डिमांडेड गोज अप, ठीक है। एट हायर इंटरेस्ट रेट मनी डिमांडेड गोज अप, जिसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला आपका सही है। जब भी आपकी इनकम में राइज होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो डिमांड होता है मनी का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपकी व्यय करने की क्षमता बढ़ जाती है तो आपका डिमांड मनी बढ़ जाता है। और हायर इंटरेस्ट रेट मनी डिमांडेड गोज अप, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो आप बैंक्स में पैसा रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि डिमांड करेंगे पैसा। तो मनी डिमांड गोज अप ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी MGT विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ओके। ये आपको पता करना है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के बारे में पूछा जा रहा है। इट यूज टू प्रिवेंट द इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, इट कैन बी यूज टू डेवलप 3 पेरेंट बेबीज। तो ये आपको ट्राई करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी होता है वो आपका 3 पेरेंट बेबीज़ में भी काम आता है, ठीक है। और इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, ये भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ। ये पूछा जा रहा है मसल्स जो होते हैं वो बोन से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टेंडन, ठीक है। टेंडन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैक्सिकन वेव इज़ अ स्टेडियम इन अ स्टेडियम इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये मैक्सिकन वेव आपने देखा होगा, अगर आप स्टेडियम में होते हैं तो यहाँ से कोई अगर हाथ खड़ा करना चालू करता है तो पूरा स्टेडियम एक एक करके हाथ ऊपर खड़ा करता चला जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग मैक्सिकन वेव, ठीक है। तो ये इस किस तरंग की तरह ये दिखाई देता है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको बताइए। तो देखिए ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव ये होते हैं आपके मैक्सिकन वेव की तरह ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं ये परपेंडिकुलर वेव्स होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर वेव्स होते हैं और इसीलिए ये आपको मैक्सिकन वेव की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्यूपलफ कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लिवर, ठीक है। ये लिवर में होता है। अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रेडिक्टेड ब्लैक होल्स, इसमें से ब्लैक होल इसने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया होगा तो आइडिया होगा, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है जॉन मिशेल, ठीक है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपको बताना है किसका है। एसआई यूनिट, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम, ठीक है। कूलम। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली मेटल, ठीक है। इसमें से कौन सी क्षार धातु नहीं है, ठीक है। नहीं है, नॉट पूछा है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये सब एल्कली मेटल होते हैं, मैग्नीशियम एल्कली मेटल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड सोर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो ये आपको आसान क्वेश्चन होगा, ये आपको बताना है। मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा एसिटिक एसिड आपका विनेगर से होता है, टार्टरिक आपका टैमरिंड से यानी इमली से मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड आपको टोमेटो यानी टमाटर से मिलता है। ये जो मेथनोइक एसिड होता है ये नींबू से नहीं मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, ठीक है, ए।
तो ये जो मेथनोइक एसिड होता है, मेथनोइक अम्ल जो होता है, ये एक्चुअली में आपको मिलता है चींटी की डंक से, ठीक है। चींटी जब एंट होती है, वो जब काटती है तो उससे आपको ये मेथनोइक एसिड रिलीज़ होता है, ठीक है। और नींबू से कौन सा रिलीज़ होता है? नींबू से आपका साइट्रिक एसिड रिलीज़ होता है, ठीक है, मिलता है, मतलब साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो ये आपके लिए आसान क्वेश्चन होगा। ये बताइए केमिकल्स नेम ऑफ बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो ये उसका ही ऑप्शन है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, तो अल्ट्रासोनिक साउंड इसमें से कौन से निकालती है? डॉल्फिन, बैट्स, एलिफेंट्स, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डॉल्फिन भी और बैट भी दोनों निकालती हैं, तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ के बारे में पूछा जा रहा है। ये जोग्राफी का बेसिक होता है। तो इट इज़ अ हाई प्रेशर एरिया जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, हाई प्रेशर जोन इक्वेटर पे वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। तो हमें जैसा कि पता होगा कि जब अर्थ होता है जो अर्थ होता है उसमें जो इक्वेटर वाला पोर्शन होता है, इक्वेटर के पास जो यहाँ से यहाँ तक के एरिया होते हैं अराउंड 30 डिग्रीज तक, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, वहाँ पे ट्रेड विंड्स तो वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो आपका इतना स्टेटमेंट तो सही है कि ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज तो करता है, लेकिन क्या ये हाई प्रेशर जोन होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। इन दिसंबर द ITCZ इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड में रहने की बात कह रहा है दिसंबर के टाइम में, ओके। तो देखिए जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो लो हाई प्रेशर जोन की बात कर रहा है, ये एक्चुअली में जब यहाँ पे सिंस यहाँ पे इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हाई प्रेशर नहीं हो सकता, वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये इन्वर्स रिलेशन होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लो प्रेशर जोन हो जाएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी ये इक्वेटर और ट्रेड विंड्स कन्वर्ज वाली बात सही है इसमें, ठीक है, ट्रेड विंड्स कन्वर्ज वाली बात सही है, लेकिन ये हाई प्रेशर जोन नहीं होता है, लो प्रेशर जोन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दिसंबर के टाइम पे ITCZ का जो लोकेशन होता है वो नॉर्थ में नहीं होता है, वो साउथ हो जाता है, ठीक है, साउथ में हो जाता है। जब समर सीजन आता है तब वो नॉर्थ में चला जाता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद दिस शावर कॉफ़ी फ्लावर्स ब्लॉसम इन केरला एंड नियर बाई एरियाज इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपको बताना है, कॉफ़ी फ्लावर्स ब्लॉसम, तो ये होता है आपका ब्लॉसम शावर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोची पोर्ट, ठीक है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। तो पोर्ट्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, और ये आपको सारे कोर्ट्स, मेजर जो सी पोर्ट्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, मेजर पोर्ट्स। पूगा वैली कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है, पूगा घाटी। तो पूगा घाटी आसान है, ये आपका लद्दाख में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज द पीरियड ऑफ द स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो ये आपको पूछा जा रहा है, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया कब से कब तक थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1921 से लेकर के 51 तक, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसको आपको याद रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसस 2011 जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं हर साल। तो यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहले वेस्ट बंगाल आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे ज़्यादा आपका वेस्ट बंगाल में, फिर आपका केरला में, फिर आपका उत्तर प्रदेश में, और फिर आपका आता है महाराष्ट्र में। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ग्रोज 3 क्रॉप्स ऑफ द राइस कॉल्ड ऑस, अमन एंड बोरो, ठीक है, ऑस, अमन एंड बोरो, ये 3 क्रॉप कहाँ पे उगाई जाती हैं।
औस, अमन और बोरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वेस्ट बंगाल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि औस, अमन और बोरो ये क्या है, ये चावल का एक चावल की प्रजाति है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन महाराष्ट्र। तो आपको बताना है बैतरणी, कन्हार, इंद्रायणी और वमसाधरा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो इंद्रायणी होती है ये आती है वमसाधरा जो होती है ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा से जाती है। वैतरणी भी आपका उड़ीसा से ही जाती है। और जो कन्हार नदी है ये आपका छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेटल लिखा हुआ है और उससे कुछ ओर्स लिखे हुए हैं, इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आसान क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको लगाना है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, तो ये आपको आइडिया ही होगा। बी का हो जाएगा आपका 3 यानी सिडराइट, आयरन का आपका सिडराइट होता है। कॉपर हो जाएगा आपका मेलेशाइट और जिंक का और कौन सा होता है, फेलराइट, ठीक है, फेलराइट। तो ये आपका ओर्स हो गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका जो क्वार्ट्जाइट होता है यही आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको इसमें बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको अनुच्छेद दिए हुए हैं यहाँ पे और सूची दी हुई है। तो आर्टिकल 163, 153, 169, 172, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। यानी आपका जो आर्टिकल 163 है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन जो बी है आर्टिकल 153, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ये गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो ये ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 169 जो है ये आपका क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, विधान परिषदों का उत्साधन अथवा सृजन, ये हो जाएगा आपका 1। और आर्टिकल 172 हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये 4th हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये सही किया होगा, जिसको एक बार देख लीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कैग के बारे में पूछा जा रहा है, कैग ऑफ इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द रिपोर्ट्स ऑफ कैग रिलेटेड टू द स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैग की रिपोर्ट कहाँ जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। द कैग कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कैग को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके। सो जो कैग का रिपोर्ट होता है ये जाता है आपका पार्लियामेंट में, ना कि प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। तो ये प्रेसिडेंट जो कैग होते हैं ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हटाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द स्पीकर शैल वेकेट द ऑफिस इफ ही शी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। The speaker shall vacate the office if he she ceases to be the member of the assembly. The speaker cannot preside while a resolution for his removal from the office is under consideration, ठीक है। तो इसको आपको ट्राई करना है, इसको आप जरा देखिए। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए जब स्पीकर होता है वो स्पीकर शैल वेकेट द ऑफिस इफ़ शी सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर वो कोई किसी भी असेंबली का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो वो स्पीकर नहीं बन सकता, वो उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। तो ये ऑप्शन सही है। स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन इफ़ इज़ अ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगर कोई स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकता, कोई अगर ऐसा रिमूवल का, उसके हटने का कोई रेजोल्यूशन आया हुआ है और वो कंसिडर हो रहा है, ठीक है, तो वो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो उस वक्त स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकते। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओके।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये था आपका 74th क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन टू ओबीसीज, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये आसान क्वेश्चन होगा, ये आपको पता होगा। इसका सही आंसर है वो है मंडल कमीशन। ऑल द इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ आर कंडक्टेड बाई, तो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन कराता है? तो ये कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो नहीं कराते हैं। वो किसका इलेक्शन कराते हैं? जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या फिर प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का होता है वो स्टेट के इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो मनी बिल के बारे में पूछ रहा है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, ठीक है। तो देखिए मनी बिल जो होता है, इसके बारे में एक चीज़ जानिएगा, जो मनी बिल होता है पैसे से रिलेटेड चीज़ होती हैं, वो पावरफुल हाउस में जाता है। और पावरफुल हाउस कौन सा होता है? ज़्यादा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसको मैं कहता हूँ कि भाई वो पावरफुल हाउस है। तो मनी बिल हमेशा से ही लोकसभा में ही होता है, ठीक है। और इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, तो ऐसा होता है कि राज्यसभा के पास पावर सिंस कम होती हैं, तो वो ना ही अमेंड कर सकता है ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एनी हाउस नहीं हो सकता, सिर्फ लोकसभा हो सकता है। और राज्यसभा जो है इसको ना अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो दोनों गलत हैं। नाइदर 1 और 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट दलित स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है GMC बाला योगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको बताना है 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में का ये पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो राइट टू सुसाइड हमारे किसी भी पार्ट में नहीं है। फेयर ट्रायल का पार्ट होता है, ट्रैवल अब्रॉड कर सकते हैं आप, शेल्टर भी आपका अधिकार है, लेकिन आप राइट टू सुसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। द फीचर्स ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो राज्यों की जो परिषद होती है उसमें नामांकन, सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आयरलैंड का संविधान से ये चीज़ें उठाई गई थी। With reference to the financial powers of the President of India, which of the following statement is are correct? Money bills can be introduced in the Parliament only with his/her prior recommendation. तो ऐसा है क्या? ऐसा है। No demand for grant can be made except on his/her recommendation. तो इसमें फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात कर रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस सिर्फ उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ, ये सही है। आप पार्लियामेंट में जब भी आप करेंगे मतलब प्रस्तुत करेंगे संसद में, तब आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लगेगी, ठीक है, मतलब प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा। और नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हर रिकमेंडेशन, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। विद रेफरेंस टू द ह्यूमिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लीस्ट ओवर ओशंस। ये आपको ऑप्शन बताना है सही है कि नहीं। देखिए जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है इसका ये ऑप्शन सही है कि इसमें पूछा जा रहा, इसमें बता रहा है कि वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की ही डेफिनेशन है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लीस्ट ओवर द ओशन, ये कैसे हो सकता है आप बताइए? अगर ओशन के में तो पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उसके ऊपर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। लैंड, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि अगर आप लैंड और ओशन की तुलना जब करने लगे, जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात आएगी तो आपको किसी दो चीज़ों की तुलना करनी पड़ेगी। तो किसके ऊपर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, तो ओशंस में पानी ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन 1 ओनली 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। इन कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट विच आर द फॉलोइंग लेटर कोड्स रिप्रेजेंट द ट्रॉपिकल मानसून के बारे में पूछ रहा है।
तो ये इजी होगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए एम, ठीक है, ए एम बोलते हैं उसको। विच आर द फॉलोइंग इज आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इसमें मेजर ग्रीन हाउस नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखने से चारों ही लग रहे हैं कि होंगे, और सही है, ये सारे मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है आपका वाटर वेपर, ठीक है। इन सब में भी सबसे ज़्यादा होता है आपका वाटर वेपर, तो ये आपको ध्यान रखना है। द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरिकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर इसे कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। विथ रेफरेंस टू द माइकोप्लाज्मा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दीज आर द पैथोजेनिक इन एनिमल्स ओनली, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये आपका गलत है, ठीक है। इन एनिमल्स ओनली में नहीं होता है, सिर्फ मतलब एनिमल्स में नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एप, ठीक है, नॉट एन एप के बारे में बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंगूर, ठीक है। इसमें लंगूर नहीं होता, गिबन, गरुड़ा और ओरंगुटान ये होते हैं आपके एप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन बताना है, सोचिए। तो ये आपका हो जाएगा पाइथन, पाइथन जो होता है नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है, नॉन पॉइजनस। द रिवाइज बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ऑल इंडिया होल सेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। WPI का बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 2011-12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है? ओके, तो राइस होता है, रागी होता है, सोरगम होता है, ओट नहीं होता, ठीक है। तो ओट इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम गिवन बाय द WTO टू एग्रीकल्चर सब्सिडीज विच डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमी का मैंने एक वीडियो भी रखा हुआ है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तो आप WTO के बारे में आराम से उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इन सब के बारे में मैंने बताया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये उस टाइप की जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ जो होती हैं, जो डिस्टॉर्ट करती हैं प्रोडक्शन को, उसको हम लोग कहते हैं एम्बर बॉक्स, ठीक है, एम्बर बॉक्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मीन्स ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सटर्नल एड, इंटरनल बोरोइंग, प्रिंटिंग करेंसी एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 3 4 1 2 एंड 1 2 3। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1 2 3, ठीक है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स इसमें नहीं आता है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग के हैं, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। आगे बढ़ते हैं। क्रिसिल, इकरा एंड केयर, ये क्या चीज़ है? तो ये इन्फॉर्मेशन नाम से आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। द नेट आउटकम ऑफ द करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये आपको बताना है करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें करेंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होता है, ठीक है, इकोनॉमी का पार्ट है। विथ रेफरेंस टू द कैश मैनेजमेंट बिल which of the following examples statement is are correct? These are long term instrument used to meet temporary cash flow mismatches. These are issued for maturities of less than 91 days, okay। तो इसमें जो सही आंसर है वो है, देखिए 91 डेज़ वाला ऑप्शन आपका सही है, और ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका ओनली बी, ओनली 2, ठीक है। बेसल अकॉर्ड्स आर रिलेटेड टू, ये बेसल अकॉर्ड पूछे जा रहे हैं, तो ये बेसल अकॉर्ड आसान है, ये आपका बैंकिंग सेक्टर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ रेड सी, तो रेड सी के साथ बॉर्डर कौन सा नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इथोपिया, ठीक है। तो एक बार आप मैप पे ज़रूर देखिएगा, रेड सी
ठीक है, रेड सी के आसपास कौन सा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नॉट शेयर विथ रेफरेंस टू द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इंडो गैंजेटिक रीजन हैज़ अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड तेराई इज़ अ नैरो बेल्ट ऑफ कोअर्स ग्रेवल एंड पेबल्स अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ठीक है, तो हिंदी में भी आप अपना पढ़ते रहिएगा और अपना क्वेश्चन अपने लगाते रहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिर्फ ओनली वन। ठीक है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये तेरई जो होता है इज़ अ नैरो बेल्ट ऑफ कोअर्स ग्रेवल, ये आपका ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ये आपका फुट हिल्स में नहीं मिलता है, ये आपको प्लेन्स में आकर मिलता है। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में नहीं मिलता है, ये आपको प्लेन्स में आके मिलता है। एक दलदली क्षेत्र मतलब भाबर के दक्षिण में आपको ये मिलेगा। भाबर जब ख़त्म होगा तो उसके साउथ में आपका ये स्टार्ट होगा और एक दलदली एरिया होता है, दलदल का एरिया होता है ये। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली प्रोजेक्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो भाखरा नंगल आपका सतलज से है, सही है। मंडी आपका मंडी प्रोजेक्ट ब्यास से है, ये भी सही है। फरक्का आपका गंगा से है, ये भी सही है। ये जो नागार्जुन सागर है ये आपका गलत है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर जो है ये आपका कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, कृष्णा रिवर पे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन फंक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो KVIC के बारे में पूछा जा रहा है, KVIC किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपको ये आ जाएगा। तो ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है। ठीक है, क्योंकि ये खादी से रिलेटेड काम होते हैं तो ये इसका आता है। और KVIC का जो एक्ट आया था वो आया था आपका 1956 में। ठीक है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम वॉज लॉन्च्ड इन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है और ये स्टार्ट हुआ है आपका 2021 में। ठीक है, 2021 में ये नेशनल मिशन स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे ही क्लास को ख़त्म करता हूँ। तो 100 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, तो इसको ही आप एक बार फिर से देखिएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपने टाइम को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, 1 घंटा हो चुका है तो हम अपने ज़्यादा क्लास को बढ़ा नहीं कर सकते। तो आपको ये पता रखना, ये आपको 100 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करना है, देखना है, समझना है और इसके सारे आंसर्स एक बार चेक करने हैं। अगर आपके आंसर्स गलत भी हुए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप कहीं नोट कर लीजिए और उसको दोबारा एक बार पढ़िए। आपको वो इन्फॉर्मेशन याद रखना है और जहाँ जहाँ पे भी आपको गलतियाँ आपको लगती हैं कि आपने की हैं वो टॉपिक आप लिखते चले जाइए और उसी को आपको दोबारा दोहराना है। ठीक है, एक बार 2-3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले 50 क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको यह लगी है कि आप मुझे हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही करंट अफेयर्स ऐसे ही मॉक टेस्ट और भी लेके आएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड हो सकती है और इससे आपके जो भी आपका टाइम होगा वो भी आपका कम हो जाएगा। साथ में क्वेश्चन करने से आपके आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसमें गैदर हो जाएगी और याद भी ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे, रिकॉल भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।